एक साधु आता था। लोग चाय से पहले प्राणायाम करते थे, लेकिन वक्त बदला और योग गुरु बन गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पावर। इनका प्रभाव योग की चटाई से उठकर सत्ता के सिंहासन तक जा पहुंचा है। एक योग गुरु जिसने कभी अध्यात्म सिखाया, लेकिन आज संसद के बाहर, अदालत के कटघरे में, बाजार के बोर्डरूम में और सत्ता के दरबार में बराबर की दखल रखे हैं। शुरुआत से ही इनके भाषणों में अध्यात्म की मिठास कम और सियासत की तलखी ज्यादा थी। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? टैक्स खत्म कर दीजिए। हिंदुस्तान में 50% महंगाई एक दिन में खत्म हो जाए। ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो जुमले हैं जो सुनने में मनोरंजक लग सकते हैं, लेकिन असल में ये भारत के राजनीतिक आधुनिक कथा में एक बाबा के प्रभाव की झलक है। बाबा रामदेव एक योग गुरु, एक बिजनेसमैन, एक राजनीतिक शक्ति और कई बार एक गैर जिम्मेदार बयानवीर, जो कभी ओबीसी की ऐसी तैसी कर देते हैं, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए, तो कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रसार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से डांट खाते हैं। दूसरे ब्रांड्स की जींस असभ्य है और पतंजलि की फटी हुई जींस में भी भारतीयता का ध्यान रखा गया है। अभी भी हमने फटी हुई जींस रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। बाबा रामदेव की राजनीति में सक्रियता इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के दौरान दिखी, जब वो काला धन लाने के लिए डिटरमाइंड दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे वो काला धन भूल गए, केवल धन पर फोकस किया। और नतीजा ये है कि भारतीयता का ध्यान रखते रखते कारोबार 50,000 करोड़ के पार पहुंच गया। ग्रुप टर्नओवर पतंजलि का लगभग 50,000 करोड़ रुपए। आज के इस वीडियो में बात रामदेव की, कैसे राष्ट्रवाद का चोला पहनकर उसने बाजार में एंट्री मारी और फिर देखते ही देखते घर घर में घुस गए। रामदेव का असली नाम रामकिशन यादव है। इंडिया टुडे की न्यूज लिंक के अनुसार रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैयदपुर गांव में हुआ। बचपन से ही उनके फेस की लेफ्ट साइड पार्शियली पैरालाइज्ड थी। रामदेव ने सहनवाजपुर हरियाणा में सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की और छोटी उम्र में ही दयानंद सरस्वती की लेखनी से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़ दिया और गुरुकुल चले गए। कुछ समय बाद गुरुकुल में एक और लड़का आया, बालकृष्ण। बालकृष्ण के पिता नेपाल से मजदूरी करने भारत आए थे। फिर गुरुकुल के एक शिक्षक ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने बेटे को भी यहीं पढ़ने के लिए छोड़ दें। फिर रामकिशन यानी रामदेव और बालकृष्ण, इन दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों साथ में योग, आयुर्वेद और वेदों पर चर्चा करते थे। रामदेव को योग में गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने हिमालय की ओर रुख किया। गंगोत्री में उन्होंने 3 साल योग तपस्या की, जिसके बाद वो हरिद्वार लौट आए और एक बार फिर अपने पुराने दोस्त बालकृष्ण से मिले। लेकिन अब तक बालकृष्ण को एक नए गुरु मिल चुके थे, आचार्य क्रमवीर। लेकिन कुछ समय बाद ये तीनों, रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य क्रमवीर, एक साथ आए और मिलकर काम शुरू किया। आचार्य क्रमवीर ने उन्हें सिखाया कि योग को बड़े समूहों को कैसे सिखाया जा सकता है। बाबा रामदेव ने गंगा किनारे योग सिखाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को योग सिखाया, जिसमें एक गुजराती बिजनेसमैन भी था, जो रामदेव को सूरत ले गया। वहां बाबा रामदेव ने 200 लोगों को योग सिखाया। उसके बाद रामदेव ने देश भर में योग कैंप्स लगाने शुरू कर दिए। फिर साल 1994 में एक कैंप आयोजक ने बाबा रामदेव को 5,000 रुपए देकर कहा कि आप असम के लोगों की बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवा बना दीजिए। इसके बाद रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य क्रमवीर ने मिलकर महासुदर्शन चूर्ण नाम की एक दवा तैयार की। ये दवा बुखार, जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों के लिए थी और ये दवा असम के लोगों को खूब पसंद आई। फिर यहीं से इनको एक आइडिया आया कि क्यों ना यही काम हरिद्वार में भी शुरू किया जाए। इसी दौरान उन्हें मदद मिली एक बुजुर्ग संत आचार्य शंकर देव की, जो हरिद्वार के कृपालु बाग आश्रम के प्रमुख थे। आचार्य शंकर देव बुजुर्ग थे और वो चाहते थे कि कोई उनके बाद उनके आश्रम को संभाल ले। फिर आचार्य शंकर देव ने इस चीज के लिए आचार्य क्रमवीर को इंसिस्ट किया, लेकिन आचार्य क्रमवीर तैयार नहीं थे। तब बाबा रामदेव ने क्रमवीर को समझाया कि अगर तुम ये जिम्मेदारी ले लोगे तो हमें एक स्थायी जगह मिल जाएगी जहाँ से हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्रमवीर को ये बात प्रैक्टिकल लगी और राजी हो गए। फिर जनवरी 1995 में बाबा रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य क्रमवीर ने मिलकर हरिद्वार में एक ट्रस्ट रजिस्टर किया, दिव्य योग मंदिर। और इसी के साथ उन्होंने एक मिशन भी तय किया, लोगों को योग सिखाने का। और हमने मिलकर के दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। बाबा रामदेव और आचार्य क्रमवीर ने आश्रम में योग की क्लासेस शुरू कर दी। धीरे धीरे ये क्लासेस बहुत लोकप्रिय हुई। आम लोग ही नहीं बल्कि कई पावरफुल लोग भी इनसे जुड़ने लगे। योग की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए बाबा रामदेव और करमवीर ने एक विशेष योग कैंप आयोजित किया। इस 1 हफ्ते के कैंप में जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट से लेकर डीएम तक शामिल हुए। इस कैंप के बाद बाबा रामदेव ने एक रणनीति बना ली
सरकार और नेताओं से दोस्ती करने की, फिर चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। जब बाबा रामदेव और करमवीर योग की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, तब बालकृष्ण एक अलग ही रास्ते पर था। वो चाहते थे कि आश्रम में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक शुरू किया जाए, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। बालकृष्ण के पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, और भारत में आयुर्वेदिक दवाइयों का क्लिनिक या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के तहत लाइसेंस मैंडेटरी होता है। फिर दिसंबर 1995 में बालकृष्ण को एक सोल्यूशन मिल गया। उन्हें मिले स्वामी योगानंद, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और उनके पास एक मान्यता प्राप्त लाइसेंस भी था, और उन्हें दिव्य फार्मेसी का टेक्निकल सुपरवाइजर बना दिया गया। और इस तरह बालकृष्ण को दवाइयां बनाने का एक कानूनी रास्ता मिल जाता है। इसके बाद आश्रम में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक खोला गया। यहाँ मरीजों को फ्री में मेडिकल कंसल्टेशन दिया जाता, लेकिन दवाइयों के लिए पैसे लिए जाते। इस मॉडल से दिव्य फार्मेसी तेजी से फैलने लगी। फिर गरीब हो या अमीर, लोग इस क्लिनिक में इलाज करवाने के लिए आने लगे। फिर साल 2000 के आसपास रामदेव की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। दरअसल इस समय इलाहाबाद के एक पत्रकार माधव मिश्रा ने एक धार्मिक टीवी चैनल शुरू किया, आस्था के नाम से। आस्था जीवन का आधार। फिर आस्था चैनल की लोकप्रियता को देखते हुए बाजार में और भी धार्मिक चैनल्स आने लगे। इन्हीं में से एक था संस्कार नाम का एक चैनल। संस्कार हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। इन चैनलों से रामदेव को एहसास हो गया कि ये टीवी चैनल्स करोड़ों लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया बन सकते हैं। उन्होंने फौरन संस्कार चैनल से संपर्क किया और उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए और कहा, मुझे सुबह 6:45 वाला 20 मिनट का एक टाइम स्लॉट दे दो। बस इसके बाद जो भी परिवार योग सीखना या देखना चाहता था, वो सुबह उठकर बाबा रामदेव का योग कार्यक्रम देख सकता था। और इसी के साथ बाबा देश के कोने कोने तक पहुंच गए। अब देश भर से लोग बाबा के हरिद्वार वाले आश्रम में आने लगे, कोई योग सीखने, कोई दिव्य फार्मेसी से दवाइयां लेने। अब बाबा रामदेव योग गुरु के तौर पर नेशनल आइकन बन चुके थे। उनके योग कैंप्स में अभिनेता से लेकर नेता तक आने लगे। इसी दौरान दिल्ली में आयोजित एक योग कैंप में साहेब सिंह वर्मा, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता वहां पहुंचे थे। और यही नहीं, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता तक रामदेव से मिले। जैसे जैसे बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे ही दिव्य फार्मेसी की सेल्स भी आसमान छूने लगी। लेकिन इस पॉपुलैरिटी के साथ साथ बड़ी कंट्रोवर्सी भी आ गई। साल 2006 में सीपीआईएम की नेता बृंदा करात ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिव्य फार्मेसी की दवाइयों में मानव और पशुओं की हड्डियों का इस्तेमाल होता है। शुरुआत में तो ये मामला उछला, लेकिन जल्द ही बाबा रामदेव के एक बयान के बाद दब गया। बाबा रामदेव कहते हैं कि ये आरोप मुझ पर नहीं बल्कि आयुर्वेद पर हमला है, और कहा कि इसके पीछे विदेशी कंपनियां हैं जो चाहती हैं भारत का स्वदेशी ज्ञान बदनाम हो जाए। इस जवाब ने न सिर्फ आरोप को दबाया, बल्कि बाबा को स्वदेशी आंदोलन का चेहरा बनाकर खड़ा कर दिया। बाबा की लोकप्रियता अब और आगे बढ़ चुकी थी। इसके बाद बाबा के योग कैंप जो बिल्कुल फ्री होते थे, उनमें अब टिकट लगने लगा। जितना स्टेज के पास किसी को बैठना है, उतना ही ज्यादा पैसा देना होगा। इसी के बाद फिर बाबा रामदेव और आचार्य करमवीर के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। जहाँ बाबा रामदेव अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर इसको पैसों में बदलना चाहते थे, वहीं आचार्य करमवीर इससे सहमत नहीं थे। फिर इस मनमुटाव के बाद बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने यह तय किया कि अब हमें अपने रास्ते आचार्य करमवीर से अलग कर लेने चाहिए। फिर करमवीर से अलग होने के बाद बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने एक बड़ा फैसला लिया, एक नई कंपनी बनाने का, और नाम रखा गया पतंजलि आयुर्वेद। शुरुआत आयुर्वेदिक दवाइयों से हुई। बाबा रामदेव ने इसे अपने योग कैंप में प्रमोट करना शुरू किया और कुछ ही समय बाद बाबा रामदेव खुद अपनी कंपनी के एम्बेसडर बन गए। और हम भी पेड फ्री ब्रांड एम्बेसडर। अब तक साल 2007 आ चुका था। अब जिस आस्था चैनल ने बाजार में धार्मिक चैनलों की शुरुआत की थी, वो आर्थिक संकट से गुजर रहा था। बाबा रामदेव ने उसे खरीद लिया। अब उनके पास खुद का एक टीवी प्लेटफॉर्म भी था, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग रणनीति बना। जब पहले सेलिब्रिटीज उनके कैंप में आया करते थे, लेकिन अब बाबा खुद एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। एक योग गुरु, एक बिजनेसमैन, एक इकोनॉमिक थिंक टैंक। इसके चलते साल 2010 में पतंजलि ने 163 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया। तो अब तक बाबा रामदेव की बाबागिरी और पतंजलि साइंटिफिक टेम्परामेंट को कुचलकर आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन उनको सरकारी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अब उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो उनको खुलकर समर्थन दे सके। इस दौरान कांग्रेस सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G घोटाला और कोयला घोटाले को लेकर विवादों में घिरी हुई थी, जिसका फायदा उठाकर बाबा रामदेव भी सरकार के खिलाफ मैदान में कूद गए। बाबा रामदेव ने अप्रैल 2011 में अपना भारत स्वाभिमान यात्रा पूरा करने के बाद जून 2011 से दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी सत्याग्रह शुरू किया। इसमें उन्होंने लोकपाल विधेयक, विदेशों में जमा काला धन की वापसी और स्वदेशी शासन की मांग की। रामदेव के आंदोलन ने धीरे धीरे साफ राजनीतिक रूप ले लिया। अगस्त 2012 में उन्होंने दिल्ली में विरोध मार्च निकालते हुए खुलकर कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। कांग्रेस हटाओ
देश बचाओ। हालांकि इस दौरान बाबा रामदेव अपने बिजनेस को भी लगातार फैला रहे थे। 2012 तक पतंजलि सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयां बेचती थी, लेकिन अब उन्होंने बाजार में बाम, तेल, टूथपेस्ट, साबुन, क्रीम, शैम्पू, घी जैसे उत्पाद भी उतार दिए। एक तरफ जहां अपने साम्राज्य को बढ़ाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर आरोपों का एक राजनीतिक गेम चल रहा था। रामदेव बार बार कांग्रेस यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार बताते और बात करते मोदी आएंगे तो काला धन वापस लाएंगे। बाबा रामदेव बिना बीजेपी से जुड़े वोट फॉर मोदी यात्रा निकालने लगे। कई रैलियों में रामदेव सीधे रूप से मोदी के लिए मतदान की अपील करते दिखे। हरिद्वार की सभा में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली में स्थापित करो और देश की खोई हुई शान लौटाओ। बोले बाबा जी, बहुत सी बीमारियों का इलाज कर दिया, करप्शन की कोई दवाई नहीं ढूंढी, इसलिए इस करप्शन की दवाई है वो नरेंद्र भाई। रामदेव ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पुरजोर मेहनत की, यहाँ तक कि संगठन और संसाधन तक भी समर्पित कर दिए। फिर साल 2014 के लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस के खिलाफ बनाए हुए माहौल ने अपना रंग दिखाया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर ही सिमट गई और सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी। नए प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये था कि आयुर्वेदिक पद्धतियों के लिए एक नया मंत्रालय बने, जिसका नाम रखा गया आयुष मंत्रालय। ये सब किया गया ये जानते हुए कि आयुर्वेदिक इलाज और उनके तरीकों का कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, फिर भी इस मंत्रालय को बनाया गया और आगे हर बार इसके बजट को बढ़ाते गए। अब इस मंत्रालय के बनते ही आयुर्वेद और बाबा टाइप जो इलाज होते हैं उनको एक सरकारी छत मिल गई, जिसका फायदा उठाकर पतंजलि का कारोबार मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर ही 5,000 करोड़ तक पहुंच गया और आज की डेट में यह कारोबार 50,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। हालांकि अपने कारोबार को बढ़ाना कोई गलत नहीं है, लेकिन जिन गलत तरीकों से बाबा रामदेव ने पतंजलि का विस्तार किया उन पर सवाल उठाने लाजमी है। तो अब जान लेते हैं क्या है ये गलत तरीके। अगर आपको याद हो तो साल 2015 में एक खबर आई थी कि मैगी में सीसा है। देश की राजधानी में मैगी के भीतर सीसे यानी लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई। इस खबर का बेस थी कोलकाता की सेंट्रल फूड लाइब्रेरी की एक रिपोर्ट। दरअसल साल 2014 में उत्तर प्रदेश के एक फूड इंस्पेक्टर संजय सिंह को एक पैकेट पर लिखा दिखा नो एडिड MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटेनेट, जिसकी ज्यादा मात्रा अस्थमा जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होती है। तो जब फूड इंस्पेक्टर संजय सिंह को शक हुआ तो उन्होंने मैगी के सैंपल लिए और कोलकाता की सेंट्रल फूड लाइब्रेरी भेज दिए। जून 2014 में रिपोर्ट आई और जैसे ही रिपोर्ट आई पूरे देश का भरोसा हिल गया। रिपोर्ट में पाया गया कि मैगी में सीसा यानी लीड की मात्रा तय मानने से हजारों गुना ज्यादा थी। स्थानीय न्यूज चैनलों ने रिपोर्ट चलानी शुरू की। नेस्ले ने कहा कि जो ग्लूटेनेट मिला है वो तो खाने की चीजों में नेचुरली भी होता है, हमने कोई MSG नहीं मिलाया। कि मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने सफाई जारी की है, मैगी में प्राकृतिक ग्लूटामेट संभव। लेकिन विवाद चलता रहा और जून 2015 में भारत सरकार ने देश भर में मैगी पर बैन लगा दिए। नेस्ले को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फिर इसी का फायदा उठाते हुए ठीक 4 महीने बाद आटा न्यूडल्स को लेकर बाबा रामदेव मैदान में उतरते हैं। दिल्ली के मंच से खड़े होकर उन्होंने बड़े गर्व से ऐलान किया कि आज पतंजलि का आटा न्यूडल्स लॉन्च हो रहा है। कैमरे के सामने बाबा खुद न्यूडल्स बनाते दिखे, लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद ही भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने पतंजलि को नोटिस भेज दिया।